हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसा कि हम लोग मोशन पढ़ रहे थे और इसके हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इसके सारे वीडियो के प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पे बना दिए गए हैं। तो अगर आपको लेक्चर को अलग अलग फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब पर जाकर जेआर वर्ल्ड गुरुकुल को सर्च करके और देन अपना प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा मैं जैसा कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जितने भी नोट्स होते हैं चैप्टर के नोट्स वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। देन उसके अलावा डीपीपी, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें डीपीपी होना बहुत जरूरी है, इसलिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। डेली प्रैक्टिस पेपर हर चैप्टर पे आपको डीपीपी जरूर मिलता है एंड देन उसके अलावा एनसीईआरटी बुलेट पॉइंट्स। अगर आप किसी भी टीचर से पूछ लो तो ये आपको जरूर सुनने को मिलेगा कि एनसीईआरटी से ज्यादा बेस्ट बुक कुछ भी नहीं है। तो हमारी फैकल्टी एनसीईआरटी के बुलेट पॉइंट्स भी प्रोवाइड कराती है, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी अगर आपको कोई भी स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप बुलेट पॉइंट्स को अपने आंसर शीट में प्रेजेंट करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। उसी के साथ अगर आपको ये सारी स्लाइड्स चाहिए होंगी तो आप हमें बोल सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग आपको ये सारी स्लाइड्स भी बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल करवाएंगे। इतने सारे फीचर्स को जानने के बाद हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में रखिएगा और अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और नहीं आता है तो हम लोग इस वीडियो में इसको अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर आप एवरेज टर्म को देख सकते हैं। आप ये वर्ड काफी ज्यादा मैथमेटिक्स में सुनते होंगे। मैथमेटिक्स में हमेशा एवरेज टर्म सुनने को मिलता है। जैसे कि अगर कोई भी टीचर क्लासरूम में एंटर होता है तो वो पूछता है कि यहाँ का एवरेज मार्क्स क्या है। जैसे कि अगर आप क्लास 8th में हो तो अगर आपके क्लास में कोई न्यू टीचर आते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि इस क्लास का एवरेज मार्क्स क्या है। तो हो सकता है आपके स्कूल का और स्पेशली इस क्लास का क्लास 8 का एवरेज मार्क्स 70% होगा। अब ऐसा नहीं कि हर बच्चा 70% लाता है, हो सकता है कोई 90 प्लस भी लाता हो सकता है कोई 40 प्लस ही ला पाता हूँ या फिर कोई फेल भी हो जाता है। तो एवरेज कहने का मतलब ये एक आइडियल इक्वेशन बन जाता है, ये एक आइडियल टर्म होता है। इसी के जैसा एवरेज वेलोसिटी है। अगर मैं यहाँ पे आपको 5 नंबर दे दूं, 5, 2, 3, 1 और 4, अगर मैं आपको इसका एवरेज नंबर पूछूं तो आप सबसे पहले इस नंबर को सबको ऐड करोगे। तो आप 5 को ऐड करोगे, 2 को ऐड करोगे, 3 को ऐड करोगे, 1 को ऐड करोगे और 4 को ऐड करोगे। उसके बाद आप ये सारे नंबर को काउंट करोगे, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 5 नंबर है। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वो आपका एवरेज नंबर निकल जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज नंबर हो जाता है 4, 1, 5, 5, 5, 10 और 3, 2, 5, मतलब कि यहाँ पे 15 हो जाता है। और उसके अलावा नीचे में 5, तो डेनोमिनेटर से काफी इजीली ये कट रहा है, दैट मीन्स 3। तो 3 इसका एवरेज टर्म है। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो 3 से ज्यादा ही 4 है, यहाँ पे 3 से ज्यादा ही 5 है, जबकि एक वर्ड तो 3 ही है और उसके अलावा ये दोनों 3 से कम है। लेकिन अगर मैं पूछूं इस पूरे सेट का एवरेज क्या है तो आप लोग इसको काफी इजीली बता सकते हो कि 3 है। सो नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? तो जैसा कि अगर ये आपका 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो आप यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे चलना तो यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा एंड देन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगा। तो आप बीच में तेज चल रहे हो या स्लो चल रहे हो इससे हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसका एवरेज पूछ लेंगे। तो एवरेज पूछने का मतलब अगर इस पॉइंट का एवरेज आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, तो दैट मीन्स कि अगर आप किसी को बोलते हो कि अगर इस पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे भी वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही चला, इस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही चला और इस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही चला। तो उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। जैसा कि ये एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो दोनों को अगर हम लोग काउंट करते हैं तो ये 2 आता है, तो इसीलिए हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो आई होप आपको ये टर्म काफी इजीली समझ में आ गया होगा और ये टर्म काफी ज्यादा आसान भी था और इससे क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि ये टर्म ही बिल्कुल आसान सा है। फिर भी आपको जानने के लिए मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो नाउ हम लोग इस वीडियो में एक्सेलरेशन को जानेंगे। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? आप जब भी कोई बुक पढ़ते हो, चाहे वो एस सी वर्मा हो या फिर एनसीईआरटी हो या फिर एस चांद हो, इसमें ये टर्म को काफी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो हम लोग इस टर्म को पहले समझ लेते हैं। ये स्टेटमेंट है, मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं 3 केस में बताती हूँ। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो इसका फर्स्ट केस हो सकता है कि या तो ये रेस्ट में होगा या तो फिर ये मोशन में होगा। आपके पास बस 2 ही फेनोमेना हो सकता है। उसके बाद अगर ये रेस्ट पे है तो इसका डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, सब कुछ इसका 0 हो जाएगा। एंड अगर ये मोशन में है तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर भी आपके 2 केस बनते हैं, या तो वो मोशन में है तो वो काफी ज्यादा स्पीड मूव कर रहा होगा,
या तो फिर बहुत स्लो मूव कर रहा होगा। तो डेफिनेटली आपके पास बस यही 3 फिनोमेना हो रही होगी। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर केस को भी स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट केस में देखते हैं नो चेंज इन वेलोसिटी। सो आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। तो मैं आपको एक पहले फ्लो चार्ट बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर है डिस्टेंस और इसको हम लोगों ने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया स्पीड। लेकिन यही अगर हम लोग डिस्टेंस में डायरेक्शन भी ऐड कर दें तो ये बन जाएगा वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी में अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर दें तो बन जाएगा एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन ऐड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ही बनेगा। तो डिस्टेंस और वेलोसिटी में रिलेशन है, एंड देन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन है। नाउ आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है। अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा तो आपको वहां पर वेलोसिटी दी हुई होगी, अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा तो वहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट दी हुई होगी। डिस्प्लेसमेंट, टाइम, जो भी आपका है वो सारे पैरामीटर्स दिए हुए होंगे। तो आप इसी तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे तो जब मैं खुद 9th में थी तो मुझे भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते थे कि आखिर ये सब में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन बस ऐसा ही है, डिस्प्लेसमेंट इसमें अगर आप तोड़ के लिखना चाहते हैं, और स्पीड का अलग ही कॉन्सेप्ट बन जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऐड नहीं होती है। तो इसीलिए मैं इस फ्लो चार्ट में उसको नहीं लिखी हूँ, जबकि ये सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो मैं स्लाइड को एक बार इरेज कर देती हूँ ताकि मैं फर्स्ट केस को आपको समझा सकूँ। मैंने जब ऑफलाइन एक बच्चे को पढ़ा रही थी तब मैंने उससे पूछा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो बताओ वो ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है। तो वो बोला वो ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में। तो उसका आंसर यहाँ पर सही था। लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो बताओ ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन हो सकता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। तो यहाँ पर उसका आंसर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो मैं पहले आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि ये 2 ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसका हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड का ये वेलोसिटी लिया हुआ होगा। ये इस डायरेक्शन में है, लेट्स से ये ईस्ट में है, ईस्ट डायरेक्शन है, और इसका स्पीड और डायरेक्शन दोनों मेंशन है। दैट मीन्स कि ये वेलोसिटी है। तो इसका यहाँ पे का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगा। इस पॉइंट पे भी इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा। इस पॉइंट पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, और ये फाइनल पॉइंट पे भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं ये पूरा इनिशियल से लेके फाइनल तक के पॉइंट में 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही चला। यहाँ पर अगर हो सकता है यहाँ पे ये 4 मीटर हो और यहाँ पर भी 4 मीटर का डिस्टेंस हो, ये सारे 4 मीटर के डिस्टेंस हो, वो मतलब कि एक पार्टिकल 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा था 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। तो इसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तो इनिशियल वेलोसिटी भी इसका 2 मीटर पर सेकेंड होगा और फाइनल भी इसका 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, तो अगर इसके वेलोसिटी में चेंजेस ना आएंगे तो क्या होगा? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैंने आपको ये स्लाइड शो होते ही एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बोल दी थी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। व्हाट इज एक्सेलरेशन? सो एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो पर यूनिट टाइम में या तो 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में जो भी चेंजेस आए वेलोसिटी में, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारा फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और हमारा इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर टाइम 2 सेकेंड है। तो अगर इनिशियल भी 2 है और फाइनल भी 2 है तो 2 में से अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा एंड देन डिनोमिनेटर में हमारा 2 आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में 2 आए, 4 आए, 8 आए, कुछ भी है, लेकिन ऊपर का वैल्यू तो 0 हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू इसका 0 हो जाता है। जिसके कारण से अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आए तो उसको हम लोग 0 एक्सेलरेशन बोलते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको ये केस दिया जाए कि नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो या तो वो कौन से टाइप का एक्सेलरेशन होगा? तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर आप इनिशियल और फाइनल को कैलकुलेट करोगे तो वो 0 आएगा। या फिर इनिशियल और फाइनल, दैट मीन्स कि अगर आप ये पॉइंट वाइज चेक करोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट का, इस पॉइंट से इस पॉइंट का, तो यहाँ पे एक डेफिनेट वैल्यू आएगा एक्सेलरेशन का जो कि इक्वल आएगा, वो हमेशा इक्वेट होते जाएगा। इस डिस्टेंस, इस पे जितना एक्सेलरेशन आएगा वो इसके बराबर आएगा, और जितना एक्सेलरेशन यहाँ पर आएगा उतना ही एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा। तो हम लोग अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आए तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस बन जाता है। मैं इसको एक बार सब कुछ इरेज करके लिख देती हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। इफ
a body have uniform velocity then it is said to be in uniform acceleration। तो जैसा कि आप यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने एक वर्ड बोला तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो मैं आपको बता दूं जो 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड था वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही था, वहां पे वेलोसिटी में चेंजेस नहीं थे। तो मैं एक बार इस डेफिनेशन को लिख देती हूँ। नाउ यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने की बात करें, तो जैसा कि आप लोग जब वेलोसिटी का लेक्चर देख रहे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड होता है। तो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है तो आपको पहले तो उसके मैग्नीट्यूड में नो चेंजेस लाने होंगे। दैट मीन्स कि अगर वो 2 मीटर के स्पीड से जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो वो 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड हमेशा कंटिन्यू रखेगा और उसके अलावा उसका डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। उसका डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस बन जाएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस आ गया तो यहाँ पर जो हमारा केस थर्ड है, यहाँ पर जो केस सेकंड है उसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पहले तो डायरेक्शन को यूनिफॉर्म रखना होगा एंड देन मैग्नीट्यूड को भी। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक फैक्टर भी चेंज हुआ तो वहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रह जाएगा, वो वेलोसिटी वैरी कर जाएगा, या फिर ये दोनों अगर चेंज कर जाएंगे तब तो फिर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही उस पर लागू नहीं होगा। सो नाउ यहाँ पर डायरेक्शन को अगर आप चेंज नहीं करोगे तो ये तो क्लियर है कि वो बॉडी हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ही ट्रेवल करेगा, क्योंकि अगर आप सर्कुलर पाथ लेते हो तो सर्कुलर पाथ में भी आपको भी पता है मैग्नीट्यूड तो आप मेंटेन कर लोगे, लेकिन अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे है तो वो हमेशा डायरेक्शन चेंज करेगी। इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन इधर होगा तो इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन इधर होगा, तो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन इधर होगा। दैट मीन्स कि वो अपने डायरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाएगी या कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी को अगर मेंटेन करती है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस मानेंगे। सो नाउ आपको ये चीज क्लियर हो गई है, तो हम लोग अब सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में इंक्रीज इन वेलोसिटी है। अगर मैं आपको, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आप घर से स्कूल जा रहे हो तो आप स्टार्टिंग में अगर आपको लेट हो रहा होगा तो आप बहुत जल्दी जल्दी जाओगे, वहीं धीरे धीरे आप देखोगे कि स्कूल में बेल भी लग चुकी है तो आप और अपने स्पीड को बढ़ा लोगे। तो आप स्टार्टिंग में तो काफी आराम से जा रहे थे, थोड़ा ही तेज चल रहे थे ताकि आप टाइम पे पहुंच जाओ, लेकिन अब पता चला कि आप और भी ज्यादा फास्ट हो रहे हैं क्योंकि क्लास में बेल भी लग चुकी है। तो आप स्कूल के पहुंचते जैसे जैसे आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे आप अपने स्पीड को और ज्यादा बढ़ा लोगे और स्कूल में पहुंचकर आपका स्पीड हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। और स्टार्टिंग में आप काफी ज्यादा लूज हो गए, आप रिलक्टेंट हो गए, तो आप हो सकता है आप 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड को मेंटेन किए होगे। तो आपका इनिशियल काफी ज्यादा कम है, 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आप चल रहे हो, जबकि आप स्कूल में जब अपने वेलोसिटी को काउंट करोगे, जब आप मेजर करोगे तो वो 10 मीटर का होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप क्लास में लेट हो गए तो फिर क्लास के बाहर ही रहना है और उसके बाद जितने भी टीचर क्रॉस करेंगे वो तो फिर आपको सुनाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग इंक्रीज इन वेलोसिटी देख रहे थे, तो यहाँ पर आपके वेलोसिटी में इंक्रीज यहाँ पे दिखा है, जैसे कि आपका इनिशियल इतना था जबकि फाइनल 10 था। आपको ये मीटर पर सेकंड उतना देखना नहीं है, आपको सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू को देखकर आंसर बताना है। जैसे कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 4 है, तो आपको भी पता है 10 काफी ज्यादा बड़ा है। तो अगर वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उस वेलोसिटी को हम लोग एक न्यू टर्म देते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। तो आज के बाद से अगर आपको कोई बोले कि इस व्हीकल का स्पीड शुरू में रेस्ट में था और सडन डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका स्पीड कुछ और हो गया, दैट मीन्स कि वो जीरो से कुछ स्पीड को मेंटेन कर लिया, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा या फिर उसका कंडीशन क्या होगा, वो किस केस में होगा? तो आपको बोलना है कि वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, उसका केस एक्सेलरेटेड होगा। सो नाउ मैं एक बार एक्सेलरेटेड मोशन को डिफाइन कर देती हूँ। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी इज कंटिन्यूअसली increasing its velocity, then we can call it the particle is in accelerated motion। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है। सो नाउ अगर आपको यहाँ पर मैं बोलूँ कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम। यहाँ पे लेट से टाइम मैं 2 सेकेंड का ले लेती हूँ, तो ये काफी इजीली 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ट्रैवल करेगा।
नाउ हमारे पास थर्ड केस है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर गया तो क्या होगा। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर मोशन में है तो वो या तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं लाएगा, या तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करेगी, या तो फिर डिक्रीज करेगी। हमारे पास यही तीन प्रोबेबिलिटी है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग ऊपर के दो प्रोबेबिलिटी को पढ़ चुके हैं, और जो हमारा थर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हमारा लास्ट प्रोबेबिलिटी है, और उसको हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग बिल्कुल नए टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीजमेंट आ रहा है, तो इसको हम लोग एक न्यू टर्म बोलते हैं जो कि रिटार्डेशन है, या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन, या तो फिर रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इसके तीन तीन नाम है। मैं आपको एक काम करती हूँ, वहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना आए, और आप अपने साथ साथ मेरे साथ साथ ही आप नोट्स में लिखते जाएं, ताकि आपके नोट्स भी बनते जाएं, और नहीं तो नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ही। सो डिक्रीज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नेम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। एक्सेप्टेबल तो तीनों है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो रिटार्डेशन होगा। मैंने खुद ओलंपियाड के एक एग्जाम में देखा था कि डिक्रीज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये जो टर्म है रिटार्डेशन आपको याद रखना है। उसके अलावा निगेटिव वेलोसिटी, एक काम करती हूँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, निगेटिव एक्सेलरेशन, एंड देन डी एक्सेलरेशन। ये तीन नेम है इस पर्टिकुलर केस के। तो अगर ऐसा आपको केस मिले कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो आप ये तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। नाउ what is retardation? A body is said to be retarded if its velocity is decreasing. So now आपको ये तीनों नो चेंज दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, या फिर एक्सेलरेटेड मोशन का डेफिनेशन, या फिर रिटार्डेशन का डेफिनेशन पूछा जा सकता है सेपरेटली, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन मैक्सिमम बच्चों को पता ही होता है। तो आप ये तीनों पॉइंट्स को सेपरेट मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको दिमाग में रहे और आप एग्जाम्स में भी लिख के आओ। नाउ इसके बाद मैंने एक स्लाइड ऐसे ही आपके लिए छोड़ दी थी, क्योंकि मैं इस स्लाइड में जितने भी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा उसको एक बार रिकैप कर लेने के लिए। मैं पहला पॉइंट बता देती हूँ, व्हाट इज एक्सेलरेशन। आपके लिए ये याद रखना, क्योंकि तीनों में आप एक्सेलरेशन को ही पढ़ रहे हो, चाहे वो एक्सेलरेटेड मोशन हो, या तो फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, या तो फिर रिटार्डेशन हो। तीनों में हम लोग एक्सेलरेशन को ही पढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैंने पिछले स्लाइड में डिफाइन कर दिया था, तो यहाँ पर मैं बस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख देती हूँ। तो v माइनस यू बाई टी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका बेसाई यूनिट हम लोग डिफाइन करते हैं। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है। तो टाइम का एसआई यूनिट सेकंड ही होता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर भी वेलोसिटी है, तो यहाँ पर दो वेलोसिटी क्यों नहीं है। तो अगर आपके पास दो वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है तो डैट मीन्स हो सकता है यहाँ पर वैल्यू 4 और 5 हो। तो 4 माइनस 5, और इसको इस तरह से ही हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग बस न्यूमेरिकल वैल्यू को अंदर लेते हैं और उसके अलावा सारे को हम लोग बाहर रख देते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पे अगर आप सेपरेट करोगे, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ पर अगर आप दो वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास अल्टीमेटली जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पर लेट से 1 मीटर पर सेकेंड है तो ये एक ही वैल्यू आएगा। ऐसा नहीं कि वो 2 लिखा हुआ है तो वो 2 वैल्यू आएगा। यहाँ पर टाइम, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आप इसी को दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, मीटर और सेकंड के ऊपर ऐसे -2 भी लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप मैथ्स में ये चीज़ पढ़ रखे होगे कि अगर एक्सपोनेंट में जैसे पावर अगर नीचे होता है तो ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाता है। नाउ उसके अलावा अब एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी का हो गया। नाउ इसमें वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के कारण एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। देन इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा। तो सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और इसका एमकेएस यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो आई होप ये आपको पॉइंट याद रहेंगे और ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैंने आपको एक डिफरेंट स्लाइड में इसको समझा दिया। इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर के एंड में आ चुके हैं और जैसा कि आपको पता है ये सारी हमारी फैसिलिटीज हैं। आप जेआर की साइट पे अगर आप विजिट करोगे तो यहाँ पर आपको एक न्यू फैसिलिटी मिल रही है रजिस्ट्रेशन की। अगर आप वहाँ पे रजिस्टर करते हो अपने आप को तो हमारे तरफ से कोई भी अपडेट आता है, जैसे कि हम लोग हर टाइम न्यू कोर्सेस अपलोड करते हैं, बहुत सारी चीजें वहाँ पर अक्सर होते रहती हैं, तो आपको उससे सारी जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी। तो अपने आप को हमारे साइट पर रजिस्टर करें, वहाँ पर आपका एक स्पेशल
प्रोफाइल भी बन जाएगा, जिसके हेल्प से आप अपने जो भी स्टडी मटेरियल को सेव करोगे आपके प्रोफाइल में वहाँ पर आपको दिखेगी। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज हो जाएगा कि आपको हमारे साइट पे जितने भी चीज़ अच्छी लगे स्टडी से रिलेटेड आप उसको सेव करके अपने प्रोफाइल में देख सकते हो। नाउ हमारी सेकंड फैसिलिटी जो है वो है एडिशनल कोर्सेज। वहाँ पर बहुत सारे एडिशनल कोर्सेज भी होती हैं जिसको कि आप इनरोल कर सकते हो अपने आप को और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। देन 1-to-1 लाइव सेशन। 1-to-1 लाइव सेशन कहने का मतलब जितने भी फैकल्टीज को आप यूट्यूब पे देख रहे हो उसके अलावा कई सारी और भी फैकल्टी हैं, अगर आप उनसे लाइव पढ़ना चाहते हो, 1-to-1 क्लास लेना चाहते हो, तो आप 1-to-1 लाइव सेशन को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उसमें बहुत सारी फैकल्टी हैं, साइंस की अलग है, SST की अलग है, बहुत सारी फैकल्टी हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी मिलेगी। सो यहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको बहुत सारी, या तो नोट्स, DPP, बुलेट पॉइंट्स, बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको हमारी साइट पे बिल्कुल फ्री मिल जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास कुछ पेड सर्विसेज भी हैं। पेड सर्विसेज कहने का मतलब कि वो सारे स्टडी मटेरियल्स पेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी ज़्यादा हाईली महंगा काफ़ी ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा मिनिमल अमाउंट होता है, जैसे कि 5 रुपये, 10 रुपये, हो सकता है किसी का 99 हो, 100 हो, तो ये वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन। वहाँ पर काफ़ी अच्छे जो अपने वहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं वो आपको अपने हिसाब से नोट्स देंगे। दैट मीन्स कि वो अपना प्राइस खुद सेट करेंगे। तो एक बार अगर आप उसको विजिट करोगे तो आपके लिए जो भी बेस्ट होगा आप उसको परचेज करोगे। ऐसा नहीं है आपको प्रीव्यू नहीं दिया जाएगा, आप उसमें प्रीव्यू ले सकते हो, आपको 2 से 3 पेज प्रीव्यू दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ भी आप स्टडी मटेरियल लेते हो तो आपको एक बार प्रीव्यू जरूर दिया जाएगा। अगर आपको वहाँ पर अच्छा लगता है तभी आप आगे परचेज करोगे, नहीं तो फिर आप उसको वहीं पर डिस्कार्ड कर दोगे। नाउ रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल स्पेशली 1-to-1 लाइव सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा हो सकता है रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे अवेलेबल करा दिए जाए, लेकिन अगर आप 1-to-1 लाइव सेशन के स्टूडेंट रह चुके हो, 1-to-1 लाइव सेशन के बैच को आप खरीद रहे हो किसी भी टीचर से, किसी भी फैकल्टी से, तो आपको ये रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल का जो सेक्शन होगा, ये पोर्टल आपके लिए बिल्कुल एक्सेसिबल होगा, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। देन एकेडमिक कंसल्टेंसी, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 9 से क्लास 10th में जाते हैं, या फिर जब 10th से 11th में जाते हो तो उनको काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी सारे क्वेरीज होते हैं कि बुक के कौन से बुक से क्वेश्चन बनाएं, कौन सा बुक उनके लिए बेस्ट होगा, या फिर कौन से साइट को फॉलो करें, या फिर अपने आप को किस तरह से वो इनरीच करें, कौन सा कॉलेज चुने, कौन सी जगह को वो प्रेफर करें। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर एकेडमिक कंसल्टेंसी के थ्रू बताई जाती है। सो ये सारी फैसिलिटी, इसके अलावा कई सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो आप अगर JR की साइट पर विजिट करते हो तो आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगे। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो ट्यूटोरियल। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।